कभी कभी नियति ऐसे खेल खेलती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति जिसे हर कोई तुच्छ समझता है, वही एक दिन सबको चौंका देता है। यह कहानी है आरव की, एक साधारण डिलीवरी बॉय जिसे हर दिन अपमान सहना पड़ता था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में हर कोई दौड़ रहा था, लेकिन आरव की दुनिया सिर्फ एक चीज के इर्द गिर्द घूमती थी, अपना पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करना। वह लोगों के लिए खाना डिलीवर करता था, लेकिन बदले में अक्सर तिरस्कार और अपमान ही पाता था। अमीर लोग उसे नीची निगाहों से देखते, जैसे वह कोई कीड़ा मकोड़ा हो, लेकिन नियति की लेखनी को कौन बदल सकता है। एक दिन जब वह एक भव्य होटल में डिलीवरी देने गया, तब उसे जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती झेलनी पड़ी। वहां खड़ा हर व्यक्ति उस पर हंस रहा था, उसे नीचा दिखा रहा था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस व्यक्ति को वे अपमानित कर रहे हैं, वही इस होटल का असली वारिस है। क्या सच बाहर आएगा? क्या आरव अपनी सच्चाई को जान पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब तकदीर पलटेगी तब किसका विनाश होगा और कौन अपनी मंजिल पाएगा? अब कहानी शुरू होती है। अध्याय 1। एक साधारण डिलीवरी बॉय। मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। ऊंची ऊंची इमारतें, हर ओर जगमगाती रोशनी और लोगों की भीड़ से भरी हुई सड़कें। लेकिन इस तेज रफ्तार जिंदगी में भी कुछ लोग ऐसे थे जिनकी मौजूदगी को कोई महसूस नहीं करता था। वे मेहनत करते थे, लेकिन उनका कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। उनमें से एक था आरव। आरव की जिंदगी का हर दिन एक जैसी ही तकलीफों से भरा हुआ था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही उसकी दौड़ भाग शुरू हो जाती थी। एक पुरानी घिसी पिटी बाइक पर बैठकर वह मुंबई की संकरी गलियों में खाने के पैकेट डिलीवर करता था। उसके कपड़े हमेशा धूल से सने रहते, हेलमेट का शीशा थोड़ा टूटा हुआ था और उसके जूते इतने घिस चुके थे कि तलवों में छेद हो गए थे, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके पास शिकायत करने का वक्त नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी जिंदगी की कड़वी सच्चाई यही थी। गरीब के पास सहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। उस दिन भी कुछ अलग नहीं था। मुंबई की उमस भरी गर्मी में वह दिन भर सड़कों पर दौड़ रहा था, ग्राहकों के गुस्से सह रहा था और ऑर्डर दे देकर थक चुका था। उसकी कमीज पसीने से भीग चुकी थी और शरीर से थकान टपक रही थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर शिकन नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह रुका तो भूखा रह जाएगा। शाम होते होते उसके पास आखिरी ऑर्डर आया, द ग्रैंड मुंबई पैलेस होटल में डिलीवरी देने का। यह मुंबई का सबसे आलीशान और प्रसिद्ध होटल था, जहां सिर्फ अमीर और ताकतवर लोग ही आ सकते थे। आरव ने ऑर्डर उठाया, अपनी बाइक स्टार्ट की और होटल की ओर बढ़ गया। होटल के अंदर घुसते ही उसकी औकात याद दिला दी गई। जैसे ही वह मुख्य दरवाजे से अंदर जाने लगा, एक गार्ड ने उसे हाथ से रोक दिया। रुको, तुम कहां जा रहे हो? गार्ड ने उसे घूरते हुए पूछा। भाई साहब, मैं फूड डिलीवरी करने आया हूं, ये देखिए ऑर्डर है। आरव ने अपने बैग से मोबाइल निकालकर दिखाया। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके मैले कपड़े और थकी हुई शक्ल देखकर गार्ड को जैसे नफरत सी हो गई। यह होटल कोई सड़क का ढाबा नहीं है, समझे? तुम जैसे लोग यहां नहीं आ सकते। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। भाई साहब, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं, अंदर जाकर ऑर्डर दे दूं और चला जाऊंगा। गार्ड कुछ बोलने ही वाला था कि तभी होटल का मैनेजर राजेश वहां आ गया। राजेश एक घमंडी और अकड़ भरा आदमी था, जो सिर्फ अमीरों की इज्जत करता था। गरीब लोग उसके लिए किसी कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं थे। जैसे ही उसने आरव को देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। यह यहाँ क्या कर रहा है? राजेश ने गार्ड से पूछा। सर, ये खाना डिलीवर करने आया है, गार्ड ने जवाब दिया। राजेश ने आरव को घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अंदर आने की? क्या तुम्हें पता नहीं कि यह मुंबई के सबसे बड़े बिजनेसमैन का होटल है? आरव ने सिर झुकाकर कहा, सर, मैं बस ऑर्डर देने आया हूं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि इस होटल में दाखिल हो जाओ? गटर में रहने वालों को अपनी औकात में रहना चाहिए। राजेश की इस बात पर वहां खड़े अमीर मेहमान हंसने लगे। कुछ लोगों ने फुसफुसाकर कहा, देखो, एक मामूली डिलीवरी बॉय कितना शर्मिंदा लग रहा है। आरव के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। वह हर दिन ऐसे ताने सुनता था, लेकिन आज की बात कुछ अलग थी। आज उसने अपने भीतर एक अजीब सी आग महसूस की। उसने गहरी सांस ली, बैग से पैकेट निकाला और कहा, यह ऑर्डर लीजिए सर, मैं बस अपना काम कर रहा हूं। राजेश ने घृणा से कहा, पिछले दरवाजे से निकलो और अगली बार यहां मत आना। यह सुनकर आरव के कदम जैसे जम गए। क्या वह वाकई इतना तुच्छ था
कि उसे सामने के दरवाजे से जाने तक की इजाजत नहीं थी। उसकी मुट्ठियां भींच गईं, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। बिना कुछ कहे उसने मुड़कर पिछली गली की ओर कदम बढ़ा दिए। उसे नहीं पता था कि यह आखिरी बार था जब किसी ने उसे इस तरह अपमानित किया था, क्योंकि तकदीर ने पहले ही कुछ और तय कर रखा था। अगला अध्याय अतीत के अंधेरे, जिसमें आरव के बचपन के रहस्य खुलेंगे। अध्याय 2 अतीत के अंधेरे। रात के अंधेरे में मुंबई की सड़कें अभी भी जगमगा रही थीं, लेकिन आरव के लिए यह रात बाकी दिनों से कहीं ज्यादा भारी थी। अपनी पुरानी बाइक पर बैठा वह धीमी गति से चल रहा था। उसकी आंखों में रोश नहीं था, बस एक गहरी उदासी थी। राजेश और वहां मौजूद अमीर लोगों की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। गटर में रहने वालों को अपनी औकात में रहना चाहिए, यह शब्द बार बार उसके दिमाग में घूम रहे थे। लेकिन क्यों? यह अपमान तो नया नहीं था। वह हर दिन किसी न किसी के तानों का सामना करता था। फिर आज का अपमान उसे इतना भीतर तक क्यों चुभ रहा था? शायद इसलिए कि आज उसे अपने अतीत की परछाइयां घेर रही थीं। बचपन की कड़वी यादें। आरव को अपना बचपन बहुत धुंधला सा याद था। वह जानता था कि वह अनाथ नहीं था, लेकिन उसने कभी अपने माता पिता को नहीं देखा था। उसकी परवरिश एक बूढ़े आदमी ने की थी, जिसे वह बाबा कहता था। बाबा हमेशा कहते थे, बेटा तुम बहुत खास हो, तुम्हारी किस्मत एक दिन बदल जाएगी। लेकिन आरव को बाबा की बातें सिर्फ एक दिलासा लगती थी, क्योंकि उनकी जिंदगी में कभी कोई बदलाव नहीं आया। वे एक छोटे से झुग्गी इलाके में रहते थे, जहां पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ता था। बाबा एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे, जिससे उनका गुजारा मुश्किल से होता था, लेकिन जितना भी कमाते थे आरव की पढ़ाई में लगाते थे। आरव ने कभी नहीं समझा कि बाबा उसे पढ़ाने के लिए इतना संघर्ष क्यों कर रहे थे। लेकिन अब इतने सालों बाद जब उसने द ग्रैंड मुंबई पैलेस होटल में कदम रखा था, तो उसके मन में कई अनकहे सवाल उठने लगे थे। आखिर मेरा असली परिवार कौन था? क्या बाबा सच कह रहे थे कि मैं खास हूं? एक पुराना स्कार्फ और एक भूला बिसरा नाम। आरव रात को अपने कमरे में पहुंचा, जो एक संकरी गली में एक छोटी सी खोली थी। वहां बाबा की कुछ पुरानी चीजें अब भी रखी थीं। एक पुराना संदूक जो वर्षों से नहीं खोला गया था। उसने संदूक को खोला। उसमें बाबा की कुछ तस्वीरें, पुराने कागज और एक पुराना सिल्क का स्कार्फ रखा हुआ था। वह स्कार्फ बहुत कीमती लग रहा था, जैसे किसी अमीर घर का हो। उसने उसे अपने हाथ में लिया और गौर से देखा। तभी उसकी नजर स्कार्फ के कोने पर लिखे हुए नाम पर पड़ी, मेहता। मेहता, यह नाम कहाँ सुना है? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और इंटरनेट पर मेहता मुंबई होटल सर्च किया। स्क्रीन पर जो नाम चमका, उसे देखकर उसका पूरा शरीर कांप उठा। सीनियर मेहता, द ग्रैंड मुंबई पैलेस के मालिक। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? क्या यह वही मेहता थे जिनका नाम इस स्कार्फ पर लिखा था? क्या किसी तरह से उनका और आरव का कोई संबंध था? आरव के जहन में अनगिनत सवाल उठने लगे। अगर मैं इस होटल से जुड़ा हूं, तो फिर मैं झुग्गी में क्यों बड़ा हुआ? बाबा ने मुझे कभी इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? अगर मेरे असली माता पिता जिंदा थे, तो उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसका सिर चकरा रहा था। यादों के धुंधलके में आरव ने अपनी आंखें बंद की और अपने अतीत को टटोलने की कोशिश की। बचपन की कुछ धुंधली तस्वीरें उसके दिमाग में उभरने लगीं। उसे याद आया कि जब वह बहुत छोटा था, तब बाबा उसे लेकर किसी बड़ी हवेली के बाहर खड़े थे। बेटा, यहां से दूर चलो, ये जगह अब तुम्हारी नहीं रही, बाबा ने कहा था। तभी हवेली के अंदर से एक आदमी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई थी, इस बच्चे को यहां से ले जाओ, ये अब हमारा नहीं है। आरव ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। क्या मेरा कोई हक था जो मुझसे छीन लिया गया? अब वह अपने अतीत की परतें खोलने के लिए तैयार था। अगला अध्याय गुमशुदा वारिस, जिसमें आरव को अपनी असली पहचान का पहला सुराग मिलेगा। अध्याय 4 गहरी साजिश। मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे साजिशों का एक गहरा अंधेरा था, और आरव को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। उसने सिर्फ अपने अतीत की सच्चाई जाननी चाहिए थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि इस खोज में उसकी जिंदगी ही दांव पर लगने वाली थी। उधर होटल के मैनेजर राजेश का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने आरव को पहले ही पहचान लिया था। जिस लड़के को वह मामूली डिलीवरी बॉय समझकर अपमानित कर रहा था, वही लड़का होटल के असली मालिक का बेटा था। अगर यह सच सामने आ गया तो उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। राजेश कई सालों से इस होटल की कमान अपने हाथों में रखने की कोशिश कर रहा था।
उसने अपने मालिक श्री मेहता को यह विश्वास दिला दिया था कि उनका खोया हुआ बेटा मर चुका है, लेकिन अब जब सच उसके सामने था, वह किसी भी कीमत पर इसे उजागर नहीं होने देगा। एक खतरनाक योजना। राजेश ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद आदमी अजय को बुलाया। अजय, हमें एक बड़ी समस्या को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अजय ने माथे पर शिकन डालते हुए पूछा, सर, किसके बारे में बात कर रहे हैं? राजेश ने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आरव की तस्वीर दिखाते हुए कहा, यह लड़का जिसे तुम एक मामूली डिलीवरी बॉय समझ रहे थे, असल में इस होटल का सच्चा वारिस है। अगर यह लड़का अपने पिता तक पहुंच गया तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अजय को यह सुनकर झटका लगा। तो फिर हमें क्या करना होगा? राजेश की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह लड़का अपने अतीत की सच्चाई कभी न जान पाए। अजय ने धीरे से कहा, आपका मतलब है कि उसे होटल से बाहर निकाल दें? राजेश हंस पड़ा। सिर्फ होटल से नहीं, उसे इस शहर से ही बाहर करना होगा। या फिर? राजेश ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे की गंभीरता यह साफ बता रही थी कि उसकी योजना कितनी खतरनाक थी। आरव की पहली चुनौती। उधर आरव और अवनी होटल के पुराने रिकॉर्ड तक पहुंचने की योजना बना रहे थे। अवनी ने धीरे से कहा, राजेश हर चीज पर अपनी नजर रखता है। अगर हमें होटल के पुराने दस्तावेज देखने हैं तो हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा। आरव ने सिर हिलाया, मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपनी सच्चाई जानकर रहूंगा। राजेश का पहला हमला। आरव जब होटल के स्टाफ रूम से बाहर निकला तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और अपनी बाइक तक पहुंचा। जैसे ही उसने बाइक स्टार्ट की, अचानक पीछे से दो लोग आए और उसे पकड़ लिया। अरे, ये क्या कर रहे हो? आरव ने जोर से कहा, लेकिन उन आदमियों ने उसे जमीन पर गिरा दिया और एक ने उसकी जेब से उसका फोन निकाल लिया। ज्यादा सवाल मत पूछ, वरना तेरा अंजाम बुरा होगा, एक आदमी ने कहा। आरव लड़खड़ाता हुआ उठा, लेकिन तभी उन लोगों ने उसे जोर से धक्का दिया और वह नीचे गिर पड़ा। लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी और तभी वे लोग भाग गए। आरव ने गहरी सांस ली। यह महज एक संयोग नहीं हो सकता। उसने महसूस किया कि अब उसका सामना सिर्फ अपने अतीत से नहीं, बल्कि उन ताकतों से भी था जो उसे सच्चाई से दूर रखना चाहती थी। मैं डरने वाला नहीं हूं। अगर कोई मुझे रोकना चाहता है तो इसका मतलब है कि मैं सही रास्ते पर हूं। होटल के दस्तावेज तक पहुंचने का नया तरीका। उसी रात अवनी ने आरव को बुलाया। राजेश ने आज अचानक पुराने रिकॉर्ड वाले कमरे की सुरक्षा बढ़ा दी है। हमें अब दूसरा रास्ता निकालना होगा, उसने कहा। आरव ने सोचा और फिर कहा, अगर मैं रिकॉर्ड रूम में नहीं जा सकता तो मुझे किसी ऐसे आदमी को ढूंढना होगा जिसने पुराने दिनों में इस होटल में काम किया हो। अवनी की आंखें चमक उठी। मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में पता है। वह इस होटल में कई सालों तक हेड अकाउंटेंट था, लेकिन अचानक उसे निकाल दिया गया। उसका नाम है मुरली अंकल। क्या वह हमारी मदद कर सकते हैं? अवनी ने धीरे से कहा, अगर कोई जानता है कि इस होटल में असली खेल क्या हुआ था तो वह सिर्फ मुरली अंकल ही हैं। अब आरव के पास एक नया रास्ता था। उसे मुरली अंकल को ढूंढकर उनके मुंह से सच उगलवाना था। लेकिन राजेश भी हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाला नहीं था। अगला अध्याय सच्चाई के करीब, जिसमें आरव मुरली अंकल तक पहुंचेगा, लेकिन उसे एक और बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। अध्याय 5, सच्चाई के करीब। मुंबई की सड़कों पर रात उतर चुकी थी, लेकिन आरव के मन में हलचल मची हुई थी। होटल में हुए हमले के बाद वह जान चुका था कि कोई उसे उसकी सच्चाई तक पहुंचने से रोकना चाहता है। लेकिन क्यों? क्या सच में वह मेहता परिवार से जुड़ा था? अगर हां, तो उसे बचपन में अपने परिवार से अलग क्यों कर दिया गया? इन सवालों के जवाब सिर्फ मुरली अंकल के पास थे। अगर कोई जानता है कि होटल के अंदर क्या हुआ था तो वह सिर्फ मुरली अंकल ही हैं, अवनी ने कहा था। मुरली अंकल जो शख्स सच जानता था। मुरली अंकल कभी द ग्रैंड मुंबई पैलेस होटल के हेड अकाउंटेंट थे। उन्होंने सालों तक होटल के सारे रिकॉर्ड संभाले थे, लेकिन कुछ साल पहले उन्हें अचानक नौकरी से निकाल दिया गया था। क्यों? यह कोई नहीं जानता था। अब वह कहां मिलेंगे? आरव ने पूछा। अवनी ने जवाब दिया, मुझे पता चला था कि नौकरी से निकाले जाने के बाद वे चर्चगेट के पास एक पुरानी बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन वे अब बहुत गरीब हो गए हैं। आरव ने बिना समय गंवाए वहां जाने का फैसला किया, एक अजनबी का पीछा। रात के अंधेरे में जब आरव चर्चगेट की संकरी गलियों में पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही वह एक सुनसान सड़क पर पहुंचा, पीछे से दो परछाइयां तेजी से उसकी ओर बढ़ीं। अबे रुक! एक आवाज आई।
आरव ने पलट कर देखा। 2 आदमी उसकी ओर आ रहे थे, वही लोग जिन्होंने होटल के बाहर उस पर हमला किया था। क्यों, फिर से मेरी तलाश कर रहे हो? आरव ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। एक आदमी हंसते हुए बोला, तू बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहा है डिलीवरी बॉय। तुझे समझ नहीं आ रहा कि यह मामला तेरे बस का नहीं? दूसरे आदमी ने जेब से चाकू निकाल लिया। अब बहुत हो गया, तू होटल के मालिक को ढूंढने चला है ना, लेकिन उसके पहले तुझे। आरव को कोई और रास्ता नहीं दिखा। उसने बिजली की तेजी से वहां पड़े हुए एक लकड़ी के टुकड़े को उठाया और एक हमलावर को सीधे पेट में दे मारा। आह! वह आदमी दर्द से चीख पड़ा। दूसरा आदमी चाकू लेकर दौड़ा, लेकिन आरव ने उसे धक्का दिया और तेजी से दौड़ते हुए एक गली में घुस गया। वह भागता रहा और जब कुछ दूरी पर पहुंचा तो देखा कि सामने एक टूटी फूटी बिल्डिंग थी। मुरली अंकल का घर, मुरली अंकल से मुलाकात। आरव ने सांसें संभालते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और एक कमजोर, झुके हुए बूढ़े आदमी ने उसे देखा। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरा थकान से भरा हुआ था। आप मुरली अंकल हैं? बूढ़े आदमी ने शक भरी नजरों से उसे देखा और धीरे से कहा, तुम कौन हो? आरव ने जेब से अपना स्कार्फ निकाला और दिखाया। मैं यह जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। मुरली अंकल के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने स्कार्फ को देखा, फिर आरव की आंखों में झांका, फिर उनके होठों से एक धीमी आवाज निकली, यह स्कार्फ, ये तो तुम। उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला और आरव को अंदर खींच लिया। बंद करो यह दरवाजा। अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो मेरी और तुम्हारी दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। आरव को यकीन हो गया कि यह आदमी कुछ बड़ा जानता था। अब सच्चाई बस कुछ कदम दूर थी। अगला अध्याय, गुजरे जमाने का राज, जिसमें मुरली अंकल आरव को उसके अतीत की पहली सच्चाई बताएंगे। अध्याय 6, गुजरे जमाने का राज। मुरली अंकल के छोटे से कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी। लकड़ी की पुरानी अलमारी, धूल से भरा एक टेबल और कोने में रखी एक पुरानी कुर्सी, यह सब इस बात का सबूत थे कि एक समय जो आदमी द ग्रैंड मुंबई पैलेस जैसे आलीशान होटल का हेड अकाउंटेंट था, वह अब गरीबी में जी रहा था। आरव अभी भी हाँफ रहा था। होटल के बाहर जो हमला हुआ था उसकी यादें ताजा थीं, लेकिन उससे ज्यादा बेचैनी उसे इस बात की थी कि मुरली अंकल ने उसे देखकर डर और हैरानी का मिश्रण क्यों दिखाया। मुरली अंकल ने स्कार्फ को गौर से देखा, फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह तो मालिक का है, यह तुम्हारे पास कैसे आया? आरव ने बिना समय गंवाए कहा। बाबा ने इसे अपने सामान में रखा था। मैं नहीं जानता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि इसका मेरे अतीत से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। मुरली अंकल ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, बेटा, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी जिंदगी कितनी बड़ी साजिश का शिकार हुई है। 22 साल पहले की कहानी। मुरली अंकल ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, जैसे वे अतीत के अंधेरे में उतर रहे हों। आज से 22 साल पहले जब मैं होटल में हेड अकाउंटेंट था, तब श्री मेहता साहब के घर खुशियों का माहौल था। उनकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया था। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई थी। वह बेटा बहुत खास था क्योंकि वह ही इस होटल और पूरे मेहता साम्राज्य का भविष्य था। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वह बेटा मैं था? मुरली अंकल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, वही बच्चा तुम थे आरव। आरव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी दुनिया ही बदल दी हो। तो फिर मैं यहां इस हालत में क्यों हूं? मेरे माता पिता ने मुझे त्याग क्यों दिया? मुरली अंकल की आंखों में दर्द था। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कभी त्यागा नहीं बेटा। असल में उन्हें लगा कि तुम मर चुके हो। साजिश की जड़ें। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। मेरा मतलब है कि तुम्हारे जन्म के कुछ ही महीनों बाद तुम्हारे परिवार पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ। कैसा हमला? वह एक रात्रि थी जब तुम्हारे माता पिता शहर के बाहर गए हुए थे। तभी किसी ने तुम्हें और तुम्हारी आया केयरटेकर को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन आया किसी तरह तुम्हें बचाकर होटल के बाहर छोड़ आई। उसके बाद वह कभी नहीं मिली। लेकिन फिर क्या हुआ? आरव ने अधीरता से पूछा। मुरली अंकल ने गहरी सांस ली। राजेश ने उस समय होटल में काम करना शुरू किया था। वह शुरू से ही लालची था। जब उसे पता चला कि तुम्हें होटल के बाहर छोड़ दिया गया है, तो उसने एक गहरी चाल चली। क्या चाल? उसने तुम्हारे पिता को यह झूठ बोल दिया कि तुम मर चुके हो, और यह साबित करने के लिए उसने एक नकली डेथ सर्टिफिकेट तैयार करवाया। तुम्हारे पिता को यह झटका सहन नहीं हुआ और वे मानसिक रूप से टूट गए। इसी बीच राजेश ने होटल पर धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर ली।
आरव को लग रहा था जैसे किसी ने उसकी जिंदगी की जमीन ही खिसका दी हो। बाबा कौन थे? आरव के दिमाग में एक और सवाल घूम रहा था। लेकिन बाबा कौन थे? उन्होंने मुझे क्यों पाला? मुरली अंकल ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, बाबा तुम्हारे पिता के पुराने दोस्त थे। जब उन्हें पता चला कि तुम्हें होटल के बाहर छोड़ा गया था तो उन्होंने तुम्हें गोद ले लिया, लेकिन वे जानते थे कि अगर सच सामने आ गया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए उन्होंने तुम्हारी पहचान हमेशा छुपा कर रखी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। मतलब बाबा ने मेरी रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया? मुरली अंकल ने सिर हिलाया। हाँ बेटे, वे तुम्हें हर हाल में जिंदा देखना चाहते थे, लेकिन अफसोस वे यह सच्चाई तुम्हें खुद नहीं बता सके। अब आगे क्या? आरव ने मुट्ठियां भींच लीं। अब मैं चुप नहीं बैठ सकता, मुझे अपने पिता से मिलना होगा। मुरली अंकल ने चेतावनी दी। लेकिन बेटा, यह आसान नहीं होगा। राजेश अब भी ताकतवर है। अगर उसे पता चला कि तुम जिंदा हो तो वह कुछ भी कर सकता है। आरव की आंखों में दृढ़ता थी। अब डरने का वक्त नहीं है अंकल, अब सच को सामने लाने का वक्त आ गया है। अगला अध्याय, हकीकत का सामना, जिसमें आरव अपने पिता तक पहुंचने की कोशिश करेगा, लेकिन राजेश एक नई चाल चलेगा। अध्याय 7, हकीकत का सामना। आरव की पूरी दुनिया पलट चुकी थी। जिस होटल के बाहर उसे एक तुच्छ डिलीवरी बॉय की तरह अपमानित किया गया था, वही होटल दरअसल उसकी विरासत थी। द ग्रैंड मुंबई पैलेस का असली वारिस वही था, लेकिन उसके पिता को यही लगता था कि वह सालों पहले मर चुका है। मुरली अंकल ने जो सच्चाई बताई थी वह आरव के लिए किसी झटके से कम नहीं थी, लेकिन अब सवाल यह था कि क्या उसका पिता उसे अपनाएगा? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या वह अपने पिता तक सही सलामत पहुंच भी पाएगा? राजेश की नई चाल। उधर होटल का मैनेजर राजेश किसी भी हालत में इस सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाहता था। अगर मेहता साहब को पता चल गया कि उनका बेटा जिंदा है तो मेरी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। राजेश ने तुरंत अपने गुर्गे अजय को बुलाया। मुझे आरव का पूरा अता पता चाहिए, वह कहाँ रहता है, किससे मिलता है, सब कुछ। अजय ने सिर हिलाया। सर, हमने पहले भी उसे डराने की कोशिश की थी, लेकिन वह पीछे हटने वाला नहीं है। राजेश की आंखों में नफरत थी। तो इस बार उसे सिर्फ डराना नहीं, हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। आरव का फैसला। उस रात आरव अपने छोटे से कमरे में बैठा सोच रहा था। अवनी ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर उसने होटल जाने की कोशिश की तो राजेश उसे रोकने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन आरव अब पीछे हटने वाला नहीं था। यह मेरी जिंदगी की लड़ाई है, मुझे मेरे पिता से मिलना ही होगा। उसने एक प्लान बनाया। वह सीधे होटल जाकर अपने पिता श्री मेहता से नहीं मिलेगा। वह पहले होटल के पुराने स्टाफ में से किसी ऐसे आदमी को ढूंढेगा जो अब भी उनके विश्वास पात्रों में से एक हो। खतरा करीब था। अगले दिन जब आरव चर्च गेट की तंग गलियों से निकल रहा था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वह एक सुनसान सड़क पर पहुंचा, अचानक पीछे से 2 नकाबपोश लोग मोटरसाइकिल पर आए और तेजी से उसकी तरफ बढ़े। अब तू बच नहीं पाएगा डिलीवरी बॉय। आरव को एहसास हो गया कि यह हमला किसी आम गुंडे का नहीं था। ये वही लोग थे जो उसे होटल के बाहर भी धमका चुके थे। उसने तेजी से अपने कदम बढ़ाए, लेकिन तभी एक आदमी ने उसे पकड़ लिया और उसके मुंह पर एक कपड़ा रख दिया। यह क्या कर रहे हो? आरव ने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन कपड़े पर किसी नशीली चीज की गंध थी। धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। एक अज्ञात जगह पर। कुछ घंटों बाद जब आरव को होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। उसके हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। सामने राजेश खड़ा था, चेहरे पर वही घिनौनी मुस्कान। तुझे लगा कि तू इतनी आसानी से होटल के मालिक तक पहुंच जाएगा? राजेश ने हंसते हुए कहा। आरव ने गुस्से से कहा, सच को दबाने की कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन एक ना एक दिन ये सामने आकर रहेगा। राजेश ने ताली बजाते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन वह एक दिन आज नहीं होगा, क्योंकि आज के बाद तू इस शहर में नहीं रहेगा। क्या यह आरव की आखिरी रात थी? आरव ने देखा कि राजेश के गुंडे उसके सामने खड़े थे और उनके हाथों में लोहे की छड़ें और रस्सियां थीं। क्या यह उसकी आखिरी रात थी? लेकिन उसे यह भी यकीन था कि कहीं न कहीं अवनी को उसके गायब होने की खबर मिल चुकी होगी। अब सवाल यह था, क्या वह बच पाएगा? और अगर हां, तो कैसे? अगला अध्याय, भागने की कोशिश, जिसमें आरव अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करेगा और एक चौंकाने वाली मदद मिलेगी। अध्याय 8, भागने की कोशिश। अंधेरे कमरे में सिर्फ एक बल्ब टिमटिमा रहा था।
चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हाथ पैर रस्सियों से जकड़े हुए थे और सामने राजेश अपने गुंडों के साथ खड़ा था। तो डिलीवरी बॉय, राजेश ने हंसते हुए कहा, तुझे लगा कि तू अपनी सच्चाई जानकर इस होटल का मालिक बन जाएगा? आरव ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, तू जितनी भी कोशिश कर ले, मैं अपने पिता तक पहुंचकर रहूंगा। राजेश ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तेरी यह जिद ही तुझे मरवा देगी। फिर उसने अपने गुंडों की तरफ देखा और आदेश दिया, इसे ऐसी जगह फेंक दो जहां से यह कभी वापस न आ सके। मौत का जाल। राजेश के इशारे पर 2 गुंडे आगे बढ़े और उन्होंने आरव को जमीन से उठाया। चल, तेरा खेल खत्म, एक गुंडे ने हंसते हुए कहा। आरव ने पहली बार डर महसूस किया। क्या यह उसकी आखिरी रात थी? क्या वह कभी अपने पिता तक नहीं पहुंच पाएगा? लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक चौंकाने वाली मदद। दरवाजा जोर से खुला और वहां कोई खड़ा था, अवनी। उसके साथ एक और आदमी था जो लंबा चौड़ा था और देखने में किसी बॉडीगार्ड जैसा लगता था। राजेश के चेहरे पर गुस्से और हैरानी का मिश्रण था। अवनी, तू यहां क्या कर रही है? अवनी ने बिना समय गंवाए अपने साथी को इशारा किया। अब उस आदमी ने तुरंत गुंडों पर हमला कर दिया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उसने एक को जमीन पर पटक दिया और दूसरे के पेट में घूंसा मार दिया। अवनी ने जल्दी से आगे बढ़कर आरव की रस्सियां खोलीं। चलो, हमें अभी यहां से निकलना होगा। आरव को यकीन नहीं हो रहा था। तुम यहां तक कैसे पहुंची? अवनी ने कहा, जब तुम अचानक गायब हो गए तो मुझे शक हो गया। मैंने होटल के पुराने स्टाफ से पता किया और किसी तरह तुम्हारा ठिकाना ढूंढ निकाला। और हाँ, यह अर्जुन है, मेरे एक पुराने दोस्त जो पहले सिक्योरिटी फोर्स में था। राजेश का आखिरी हमला। राजेश अब तक गुस्से में उबल रहा था। तुम दोनों बचकर नहीं जा सकते, उसने चिल्लाते हुए कहा और अपने गुंडों को उठने का इशारा किया। लेकिन तब तक अर्जुन ने अपनी जेब से एक पिस्तौल निकाल ली। अगर कोई आगे बढ़ा तो मैं गोली चला दूंगा, उसने सख्त आवाज में कहा। गुंडे डर के मारे पीछे हट गए। अवनी ने आरव का हाथ पकड़ा और कहा, चलो भागो। वे तीनों तेजी से वहां से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे से निकले, पीछे से एक गोली चली। धाएं। क्या वे बच पाए? क्या वह गोली आरव को लगी? क्या वे वहां से सुरक्षित भागने में सफल होंगे? राजेश की साजिश खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब आरव और अवनी के पास एक आखिरी मौका था अपने पिता तक पहुंचने का। अगला अध्याय अपने पिता के सामने, जिसमें आरव पहली बार अपने असली पिता से मिलने की कोशिश करेगा। अध्याय 9, अपने पिता के सामने। रात के अंधेरे में 3 परछाइयां तेजी से भाग रही थीं, आरव, अवनी और अर्जुन। पीछे से गोलियों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन वे बिना रुके भागते जा रहे थे। यह आदमी कितना नीचे गिर सकता है? आरव ने गुस्से से कहा। अवनी ने कहा, राजेश को अब डर लग रहा है। वह जानता है कि अगर तुम अपने पिता तक पहुंच गए तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन अब सवाल यह था, क्या वे सही सलामत होटल तक पहुंच पाएंगे? होटल के दरवाजे पर कुछ देर बाद वे तीनों दी ग्रैंड मुंबई पैलेस होटल के सामने खड़े थे। आरव ने गहरी सांस ली। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने पिता से मिलूं और उन्हें सच्चाई बताऊं। लेकिन जैसे ही वे अंदर जाने लगे, होटल के गार्ड ने उन्हें रोक दिया। रुको, बिना अपॉइंटमेंट के किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, गार्ड ने सख्ती से कहा। अवनी आगे बढ़ी और कहा, हमें श्री मेहता से मिलना है, यह अर्जेंट है। गार्ड ने हंसते हुए कहा, हर कोई चाहता है कि वह उनसे मिले, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। आरव को गुस्सा आ गया। ये होटल मेरा भी है, मेरे पिता इस होटल के मालिक हैं और मैं उनका बेटा हूं। गार्ड चौंक गया। क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन तभी अंदर से एक बुजुर्ग आदमी बाहर निकले। सफेद बाल, हल्की झुकी हुई काया, लेकिन फिर भी चेहरे पर शान झलक रही थी। यहां क्या हो रहा है? वह श्री मेहता थे, आरव के पिता। पहली बार आमना सामना। आरव की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। सर, मैं आपका बेटा हूं। श्री मेहता के चेहरे पर हैरानी थी। क्या? आरव ने जेब से वह पुराना स्कार्फ निकाला और कहा, यह आपकी निशानी है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी यह जानने में गुजार दी कि मैं कौन हूं, और अब मुझे सच पता चल गया है। श्री मेहता ने स्कार्फ को देखा और उनकी आंखें भर आईं। ये मेरा है। लेकिन तुम... उनके हाथ कांपने लगे। लेकिन तभी राजेश की आखिरी चाल। राजेश ने यह सब देख लिया था। वह गुस्से से पागल हो गया और तुरंत गार्ड्स को आदेश दिया, इसे बाहर निकालो, यह झूठा है। गार्ड्स आगे बढ़े।
लेकिन तभी श्री मेहता ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। रुको। उन्होंने आरव की आंखों में देखा, फिर धीरे से पूछा, अगर तुम सच कह रहे हो तो यह साबित कैसे करोगे? अब आरव के पास केवल एक मौका था अपने अस्तित्व की सच्चाई साबित करने का। अगला अध्याय, सबूत की तलाश, जिसमें आरव को अपने दावे को साबित करने के लिए एक मजबूत सबूत ढूंढना होगा। अध्याय 10, सबूत की तलाश। श्री मेहता की आंखों में गहरी उलझन थी। सामने खड़ा लड़का जो खुद को उनका बेटा बता रहा था, सच बोल रहा था या यह किसी और की कोई चाल थी? आरव के दिल की धड़कन तेज थी। उसने अपने पिता की आंखों में देखा और कहा, मैं जानता हूं कि यह सच मानना आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं ही आपका बेटा हूं। श्री मेहता कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, अगर तुम सच कह रहे हो तो इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? राजेश, जो अब तक चुप खड़ा था, तुरंत बोला, यह आदमी झूठा है सर। इसे अभी के अभी होटल से बाहर फेंक देना चाहिए। लेकिन श्री मेहता ने हाथ उठाकर राजेश को चुप करा दिया। नहीं, पहले मैं इसे खुद सुनना चाहता हूं। क्या सबूत था आरव के पास? आरव के पास वह पुराना स्कार्फ था जो बाबा ने उसे दिया था। उसने उसे अपने पिता की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह आपकी निशानी है जो मुझे मेरे बाबा के पास मिली। उन्होंने मेरी परवरिश की थी। श्री मेहता ने स्कार्फ को धीरे से अपने हाथ में लिया। उनकी आंखों में कुछ यादें कौंध गईं। यह तो वही स्कार्फ है जो मैंने अपनी पत्नी को दिया था जब हमारा बेटा पैदा हुआ था। राजेश घबरा गया। सर, यह एक मामूली स्कार्फ ही तो है, इससे यह साबित नहीं होता कि यह आपका बेटा है। श्री मेहता फिर भी असमंजस में थे। मुझे और सबूत चाहिए। मुरली अंकल की गवाही। तभी दरवाजे के पास हलचल हुई और वहां मुरली अंकल आ गए। अगर आपको सबूत चाहिए तो मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं। राजेश का चेहरा पीला पड़ गया। ये यहाँ क्या कर रहा है? श्री मेहता ने मुरली अंकल को गौर से देखा। तुम इतने सालों बाद यहाँ क्यों आए हो मुरली? मुरली अंकल ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि अब सच्चाई को और छुपाया नहीं जा सकता साहब। आपका बेटा जिंदा है और यही वह लड़का है। उन्होंने पूरी कहानी बताई, कैसे राजेश ने सबको धोखा दिया, कैसे उसने नकली डेथ सर्टिफिकेट बनवाया और कैसे आरव की असली पहचान छुपाई गई। यह सुनकर श्री मेहता की आंखें भर आईं। क्या यह सच है? उन्होंने कांपते हुए पूछा। मुरली अंकल ने सिर हिलाया। हाँ, और अगर आपको यकीन नहीं होता तो होटल के पुराने दस्तावेज आपके सामने सच लाकर रख देंगे। असली दस्तावेज कहाँ थे? राजेश के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने घबराते हुए कहा, सर, यह सब झूठ है। मुरली अंकल को यहां मत सुनिए। लेकिन अब श्री मेहता के मन में शक गहरा चुका था। राजेश, होटल के पुराने रिकॉर्ड कहाँ हैं? राजेश ने बहाना बनाया, सर, वे तो नष्ट हो चुके हैं। लेकिन तभी अवनी ने आगे बढ़कर कहा, नहीं, वे नष्ट नहीं हुए, वे होटल के स्टोरेज रूम में छिपाए गए हैं। श्री मेहता की आंखों में गुस्सा था। राजेश, अगर तुमने कुछ गलत किया है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब सच सामने आएगा। अब सब कुछ पुराने दस्तावेजों पर निर्भर था। अगर वे मिल गए तो आरव की असली पहचान साबित हो जाएगी। लेकिन क्या राजेश इतनी आसानी से हार मानेगा? अगला अध्याय, छुपा हुआ सच, जिसमें आरव होटल के स्टोरेज रूम में अपनी पहचान के दस्तावेज ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन राजेश उसे रोकने के लिए एक आखिरी चाल चलेगा। अध्याय 11, छुपा हुआ सच। होटल के भव्य हॉल में तनाव भरा सन्नाटा था। श्री मेहता की आंखें गुस्से और संदेह से भरी थीं। मुरली अंकल की गवाही ने उनके मन में शक के बीज बो दिए थे और अब सच्चाई सिर्फ पुराने दस्तावेजों पर निर्भर थी। राजेश, होटल के पुराने रिकॉर्ड कहाँ हैं? श्री मेहता ने सख्त लहजे में पूछा। राजेश ने चेहरे पर बनावटी शांति रखते हुए कहा, सर, वे दस्तावेज तो बहुत पहले नष्ट कर दिए गए थे। लेकिन इससे पहले कि श्री मेहता कुछ कहते, अवनी ने तुरंत जवाब दिया, यह झूठ है। मैंने खुद सुना था कि वे दस्तावेज होटल के स्टोरेज रूम में छिपा कर रखे गए हैं। श्री मेहता ने गहरी सांस ली और आदेश दिया, हमें अभी स्टोरेज रूम जाना होगा। स्टोरेज रूम की ओर यात्रा। आरव, अवनी, श्री मेहता और कुछ गार्ड्स होटल की ऊपरी मंजिल पर बने पुराने स्टोरेज रूम की ओर बढ़े। यह वह जगह थी जहां पुराने फाइलें और अनावश्यक दस्तावेज रखे जाते थे। होटल में बहुत कम लोगों को पता था कि वहां क्या क्या रखा गया था। जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, श्री मेहता ने अपने गार्ड से कहा, दरवाजा खोलो। गार्ड ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था, अंदर से लॉक किया हुआ। श्री मेहता ने भौहें सिकोड़ लीं। अंदर कोई है? राजेश की चाल। उधर
स्टोरेज रूम के अंदर राजेश पसीने पसीने हो रहा था। वह जानता था कि अगर यह रिकॉर्ड हाथ लग गए तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए वह पहले से ही यहाँ आकर फाइलों को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसने लकड़ी के पुराने दस्तावेजों को पेट्रोल से भिगो दिया और अपने जेब से लाइटर निकाला। अगर मैं इन फाइलों को जला दूं तो कोई भी यह साबित नहीं कर पाएगा कि आरव इस होटल का असली वारिस है। उसने लाइटर जलाया और आग फेंकने ही वाला था कि आरव की दस्तक। धड़ाम! दरवाजे पर जोरदार धक्का पड़ा। दरवाजा खोलो राजेश, आरव ने गुस्से में कहा। राजेश घबरा गया। वह जल्दी से फाइलों को जलाने ही वाला था कि तभी धड़ाम! अर्जुन ने जोर से दरवाजे पर धक्का मारा और दरवाजा खुल गया। राजेश, ये क्या कर रहे हो? श्री मेहता ने गुस्से से कहा। राजेश के हाथ में जलता हुआ लाइटर था और फाइलें पेट्रोल में डूबी थीं। अब सब कुछ सामने था। सच सामने आ गया। राजेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। श्री मेहता ने कांपते हाथों से फाइलें उठाईं और उन्हें पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने देखा कि दस्तावेजों में आरव मेहता का नाम था, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरा बेटा जिंदा है। उन्होंने आरव की तरफ देखा और धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो बेटे, मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत देर कर दी। आरव की आंखें भी नम थीं। पापा, आज 22 साल बाद बिछड़ा हुआ बेटा अपने पिता से मिला था। लेकिन क्या यह अंत था? राजेश अब भी चुप नहीं बैठने वाला था। क्या वह आखिरी चाल चलेगा? अगला अध्याय, राजेश का अंतिम दांव, जिसमें राजेश अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चलेगा। अध्याय 12, राजेश का अंतिम दांव। स्टोरेज रूम में एक भारी सन्नाटा था। श्री मेहता के हाथों में दस्तावेज थे जिनमें साफ साफ लिखा था कि आरव ही उनका असली बेटा और होटल का सच्चा वारिस था। राजेश, जो अब तक होटल का मालिक बनने का सपना देख रहा था, हार चुका था। लेकिन क्या वह इतनी आसानी से हार मान लेगा? गद्दार! श्री मेहता ने गुस्से से कहा, तुमने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, मेरी जिंदगी के 22 साल झूठ में गुजार दिए। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी राजेश। गार्ड्स ने राजेश को पकड़ने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन तभी एक धमाका, धड़ाम! स्टोरेज रूम में जोरदार धमाका हुआ। चारों ओर धुआं फैल गया। सब लोग घबराकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन तब तक राजेश वहां से भाग चुका था। भाग गया वह? अर्जुन ने गुस्से से कहा। हमें उसे रोकना होगा। आरव ने पीछे दौड़ने की कोशिश की, लेकिन धुएं के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अवनी ने कहा, वह होटल के पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करेगा। हमें जल्दी करनी होगी। होटल के बाहर मौत का जाल। जैसे ही आरव, अर्जुन और गार्ड्स बाहर पहुंचे, उन्होंने देखा कि राजेश पहले ही अपनी कार में बैठ चुका था। यह भागने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से राजेश का पीछा करने लगे। मुंबई की सड़कों पर एक खतरनाक चेज शुरू हो चुका था। राजेश तेजी से गाड़ी दौड़ा रहा था, लेकिन अर्जुन ने भी स्पीड बढ़ा दी। अचानक राजेश ने एक पुरानी फैक्ट्री के पास गाड़ी रोकी और अंदर भाग गया। अब वह बच नहीं सकता, आरव ने कहा। आखिरी टकराव। अंधेरी फैक्ट्री के अंदर राजेश छिपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आरव, अर्जुन और गार्ड्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया। अब तू कहीं नहीं भाग सकता राजेश, आरव ने गुस्से में कहा। राजेश हंस पड़ा। तू जीत गया आरव, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूं। उसने जेब से पिस्तौल निकाल ली और उसे सीधा श्री मेहता के सिर पर तान दिया। अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पिता को मार दूंगा। सभी के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। राजेश, ये मत कर, श्री मेहता ने कहा। लेकिन राजेश अब किसी की नहीं सुनने वाला था। आखिरी गोली और न्याय। राजेश ने ट्रिगर दबाने ही वाला था कि धाएं, एक गोली चली, लेकिन यह गोली राजेश को लगी। उसने अपनी छाती को पकड़ा और लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया। सबने पीछे मुड़कर देखा। अर्जुन ने गोली चलाई थी। राजेश जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखों में डर था। तूने मुझे हरा दिया आरव, और अगले ही पल उसने आंखें मूंद लीं। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। आरव ने अपने पिता की ओर देखा। आप ठीक हैं? श्री मेहता की आंखों में आंसू थे। हाँ बेटा, और अब 22 साल बाद मैं अपने बेटे को गले लगा सकता हूं, आरव ने धीरे से कहा। पापा, और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। 22 साल की दूरी आज मिट चुकी थी, लेकिन अभी एक और अध्याय बाकी था। आरव को वह सम्मान वापस पाना था जिसका वह असली हकदार था। अगला अध्याय, न्याय और नई शुरुआत, जिसमें आरव को उसका हक मिलेगा और वह अपने भविष्य का फैसला करेगा। अध्याय 13, न्याय और नई शुरुआत।
मुंबई की सुबह पहले जैसी ही थी, तेज रफ्तार जिंदगी, गाड़ियों का शोर और आसमान पर चमकता सूरज। लेकिन आज का दिन आरव के लिए बिल्कुल अलग था। 22 साल की दूरी, झूठ और साजिशें अब खत्म हो चुकी थी। अब सच्चाई की जीत होने वाली थी। होटल में बदलाव की बयार। द ग्रैंड मुंबई पैलेस होटल, जो कभी राजेश के काले कारनामों की गिरफ्त में था, अब अपने असली मालिक के स्वागत के लिए तैयार था। होटल के बाहर मीडिया की भीड़ लगी थी। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या यह सच है कि मेहता साहब का बेटा जिंदा है? होटल के बड़े हॉल में एक भव्य सभा बुलाई गई थी। श्री मेहता, जिन्होंने 22 साल तक अपने बेटे को मरा हुआ समझा था, आज सबके सामने खड़े थे। उनकी आंखों में गर्व और पश्चाताप दोनों झलक रहे थे। सच्चाई का ऐलान। उन्होंने माइक उठाया और भारी आवाज में कहा, आज मैं अपने होटल, अपने कर्मचारियों और इस पूरे शहर के सामने यह ऐलान करता हूं कि मेरा बेटा जिंदा है। हॉल में सन्नाटा छा गया। आरव ही मेरा असली वारिस है और वह अब इस होटल का मालिक होगा। सभी मेहमानों और कर्मचारियों ने तालियां बजाईं, लेकिन आरव चुपचाप खड़ा था। आरव का फैसला। श्री मेहता ने उसकी ओर देखा। बेटा, अब यह सब तुम्हारा है। ये होटल, ये बिजनेस, ये नाम, सब तुम्हारा हक है। लेकिन तभी आरव ने गहरी सांस ली और कहा, पापा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। श्री मेहता ने हैरानी से उसे देखा। आरव ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी झुग्गियों में बिताई, लोगों के ताने सुने, अपमान सहा, लेकिन इस सब ने मुझे एक चीज सिखाई, इज्जत सिर्फ नाम से नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है। श्री मेहता ने सिर हिलाया। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यह होटल जरूर संभालूंगा, लेकिन मुझे इसे नीचे से ऊपर तक खुद सीखना होगा। मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत एक आम कर्मचारी की तरह करना चाहता हूँ। हॉल में सब चौंक गए। एक नया अध्याय शुरू। कुछ दिनों बाद होटल में एक नया कर्मचारी शामिल हुआ। सफेद शर्ट, ब्लैक पैंट और नाम की पट्टी पर लिखा था, आरव मेहता, असिस्टेंट मैनेजर। आज वह डिलीवरी बॉय नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपने सफर को वहीं से शुरू किया जहां उसने सीखा था कि इंसान की असली पहचान उसकी मेहनत होती है, न कि उसका खानदान। अगला अध्याय, बीते जख्म और आगे का रास्ता, जिसमें आरव अपने पिता के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश करेगा और अपनी नई जिंदगी की राह तय करेगा। अध्याय 14, बीते जख्म और आगे का रास्ता। होटल की भव्य इमारत में हलचल थी। स्टाफ अब आरव को सिर्फ एक आम कर्मचारी की तरह नहीं देखता था। वह अब इस होटल का असली वारिस था। लेकिन आरव के लिए यह बदलाव उतना आसान नहीं था। 22 साल की दूरी को पाटना इतना सीधा नहीं था। पिता पुत्र के बीच की दूरी, आरव और श्री मेहता के बीच अब भी एक अजीब सी खामोशी थी। रात के खाने के समय जब दोनों आमने सामने बैठे तो श्री मेहता ने धीरे से कहा, तुम अब मेरे साथ इस हवेली में रह सकते हो बेटा, तुम्हारे लिए हर सुविधा होगी। आरव ने हल्की मुस्कान दी और कहा, पापा, मैं होटल में काम कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी भूल सकता हूँ। मैं वहीं रहूंगा जहां मैंने अपनी असली जिंदगी जी है। श्री मेहता के चेहरे पर हल्का सा दर्द झलक आया। क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे? उन्होंने धीरे से पूछा। आरव ने गहरी सांस ली। माफी की जरूरत नहीं पापा, आपने जो खोया मैं भी वहीं खो चुका हूँ। उनकी आंखों में पहली बार पिता और पुत्र का रिश्ता दिखा। अवनी का साथ। होटल में अवनी अब भी आरव की सबसे अच्छी दोस्त बनी हुई थी। एक शाम जब वे दोनों होटल की छत पर खड़े थे, अवनी ने कहा, क्या तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आया कि तुम्हारी जिंदगी तुमसे छीन ली गई? आरव ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं अपनी जिंदगी को कोसता रहूंगा तो आगे कैसे बढ़ूंगा? अवनी ने सिर हिलाया। और अब आगे क्या? आरव ने दूर आसमान को देखते हुए कहा, अब मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। अगला अध्याय, नई पहचान की ओर, जिसमें आरव एक नए और चौंकाने वाले फैसले के साथ आगे बढ़ेगा। अध्याय 15, नई पहचान की ओर। होटल की भव्यता के बावजूद आरव को अब भी वहां एक बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस होता था। वह इस जगह का असली वारिस था, लेकिन उसका दिल अब भी उन तंग गलियों, बारिश में भीगती सड़कों और संघर्ष भरी जिंदगी से जुड़ा था जहां उसने अपना बचपन और जवानी बिताई थी। एक चौंकाने वाला फैसला। एक शाम जब श्री मेहता अपने ऑफिस में बैठे थे, आरव उनके सामने आया। पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, उसने गंभीर स्वर में कहा। श्री मेहता ने उत्सुकता से देखा। हाँ बेटा, बोलो। आरव ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं यह होटल नहीं संभाल सकता। श्री मेहता चौंक गए। क्या?
यह जगह मेरी नहीं है पापा, कम से कम अभी नहीं। मैंने अपनी जिंदगी बाहर संघर्ष करते हुए बिताई है। मैं उन लोगों को नहीं भूल सकता जो अब भी रोज मेहनत करते हैं, जिन्हें होटल में घुसने तक नहीं दिया जाता। मुझे उनके बीच जाना है, उनके साथ रहना है। श्री मेहता ने निराशा से कहा। लेकिन बेटा, यह तुम्हारी विरासत है। आरव ने मुस्कुराकर कहा, अगर यह सच में मेरी विरासत है तो यह हमेशा मेरा इंतजार करेगी। लेकिन अभी मुझे अपनी असली पहचान बनानी है। सब कुछ छोड़कर जाने का फैसला। अगले दिन आरव ने होटल के सभी कर्मचारियों को बुलाया। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैंने एक फैसला किया है। मैं कुछ समय के लिए यह होटल छोड़ रहा हूं। स्टाफ में खुसर फुसर शुरू हो गई। लेकिन क्यों? एक कर्मचारी ने पूछा। आरव ने दृढ़ता से जवाब दिया, क्योंकि जब मैं वापस आऊंगा तो एक असली लायक लीडर बनकर आऊंगा, जो संघर्ष समझता है, न कि सिर्फ एक नाम से पहचाना जाता है। अवनी ने आगे बढ़कर कहा, तुम अब कहां जाओगे? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वहीं जहां से मैं आया हूं, एक नई शुरुआत। और इस तरह एद ग्रैंड मुंबई पैलेस छोड़कर आरव वापस उसी दुनिया में लौट गया जहां उसने संघर्ष करना सीखा था। लेकिन इस बार वह सिर्फ एक डिलीवरी बॉय नहीं था। वह एक लड़ाई जीतकर लौटा हुआ योद्धा था, जिसने अपनी किस्मत को खुद से गढ़ने का फैसला किया था। अगला और अंतिम अध्याय, भाग्य का चक्र, जिसमें आरव की यात्रा अपने अंतिम और प्रेरणादायक मोड़ पर पहुंचेगी। अध्याय 16, भाग्य का चक्र। मुंबई की वही तंग गलियां, वही धूल भरी सड़कें, वही तेज भागती जिंदगी जहां कभी आरव ने खुद को तुच्छ और बेबस महसूस किया था, आज वह वहीं एक नए उद्देश्य के साथ लौटा था। लेकिन इस बार वह सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष करने नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी बदलने आया था। एक नया सपना। आरव ने फैसला कर लिया था कि वह अपने जैसे हजारों मेहनती लोगों के लिए कुछ करेगा। उन लोगों के लिए जिन्हें बड़े बड़े होटल और अमीर लोग हमेशा नीचा दिखाते हैं। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, आत्मनिर्भर, एक नया अवसर। यह एक ऐसा फूड डिलीवरी स्टार्टअप था जहां गरीब और वंचित लोगों को नौकरी दी जाती, उन्हें इज्जत और बराबरी का अधिकार मिलता। अब कोई भी डिलीवरी बॉय सिर्फ एक नौकर नहीं कहलाएगा, बल्कि वह इस सिस्टम का एक गर्वित हिस्सा होगा। होटल में हलचल। द ग्रैंड मुंबई पैलेस। होटल में यह खबर फैल चुकी थी कि आरव ने अपनी नई राह चुन ली है। श्री मेहता ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली और मुस्कुराए। मेरा बेटा सच में मुझसे ज्यादा समझदार निकला। उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा, इस नए प्रोजेक्ट में हम भी निवेश करेंगे। अब यह सिर्फ आरव का नहीं, बल्कि हमारे परिवार का सपना होगा। अवनी का साथ। एक शाम जब आरव अपनी नई कंपनी के पहले कार्यालय में बैठा था, अवनी वहां आई। तो अब तुम बड़े आदमी बन गए हो, उसने मुस्कुराकर कहा। आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं बस एक ऐसा आदमी बन गया हूं जो दूसरों को बड़ा बनते देखना चाहता है। अवनी ने कहा, और अब आगे क्या? आरव ने दूर आसमान की ओर देखा और कहा, अब कोई भी गरीब, कोई भी मेहनती इंसान यह महसूस नहीं करेगा कि वह किसी से कमतर है। मैं यह बदलाव अपने हाथों से लाऊंगा। भाग्य ने अपना चक्र पूरा किया। जो लड़का एक दिन होटल के दरवाजे से धक्के मारकर निकाला गया था, आज वही उन लाखों लोगों के लिए दरवाजे खोलने जा रहा था। यह सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन सभी की जीत थी जिन्होंने कभी अपनी किस्मत को अपने हाथों से बदलने का सपना देखा था। कहानी समाप्त, लेकिन प्रेरणा जारी रहेगी। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और याद रखें, कोई भी इंसान छोटा नहीं होता, सिर्फ उसके सपने बड़े होने चाहिए।